नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी राजेश की है। राजेश इलेक्ट्रिशियन के काम करते थे, दिल्ली में रहते थे। वैसे वो रहने वाले थे झारखंड के। उनका पिता का जब देहांत हो गया, अब उनके घर में गरीबी थी ही, पहले भी थी, अब पिता के मरने के बाद और ज़्यादा हो चुकी थी। सारा जिम्मेदारी अब राजेश के ऊपर था। वैसे उनका चाचा थे। चाचा अब कौन किसी का क्या करता है, कुछ दिन तक तो ज़रूर अब वो देखे परिवार को, लेकिन उनका भी अपना परिवार था और आखिरकार चाचा क्या करते, वो भी कोई ज़्यादा विशेष पैसा कमाते नहीं थे। राजेश जो थे ना, उस टाइम सीधा अपने मामा के पास दिल्ली में आ गए थे। उनके मामा ने कहा था कि मैं तुझे कोई योग्य काम सिखा करके और कहीं काम पर लगा दूंगा। मामा ने तो इतना मेहनत किया, राजेश को अब बिजली मिस्त्री का काम सिखाया, लेकिन इसके बाद एक बिजली की दुकान पर नौकरी लगवा दी। लेकिन उसमें खास पैसा राजेश को मिलता नहीं था। मेहनत बहुत ज़्यादा था। सुबह 9 बजे दुकान खुलती और इसके बाद रात के 9 बजे तक इधर उधर अब उनको भगाता रहता था दुकान का मालिक। राजेश परेशान थे। उसी टाइम एक कंप्लेंट अब उनका दुकान का मालिक ने दिया। रात के करीब 8 साढ़े 8 का वक्त था। राजेश बताते हैं वो कंप्लेंट वहाँ का था जहाँ पर राजेश खुद रहते थे, मामा के पास, उसी कॉलोनी का था। खैर दुकान से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तब एक लड़की से उनका मुलाकात होती है। उसका नाम था नीतू। अब वैसे वहाँ पर 3 लड़की रहती थी, किराए का घर था, शेयर करके, और वो सब इवेंट मैनेजमेंट में काम करती। अब आगे की कहानी राजेश की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम राजेश तो आप तो जान ही चुके होंगे। मेरा अभी तक का सफ़र आपने जान ही चुका कि मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा था दिल्ली में। मैं उस रात की बात बता रहा हूँ जब मैं नीतू के घर पर पहुँचता हूँ बिजली का काम करने के लिए। वहाँ जाता हूँ तो 3 लड़की को मैं देखता हूँ। पंखा खराब था, 2 कमरे थे, एक कमरा का पंखा चल नहीं रहा था, इसीलिए मुझे बुलाया गया था। वो मैं पंखा का काम करने लगता हूँ और वो जो नीतू थी ना, मेरे पास ही खड़ी रहती थी। शायद वो कमरा में वही सोती थी, शायद उसी का वो पंखा था, और तभी वो मेरे पास ज़्यादा देर तक सवाल जवाब कर रही थी कि आज पंखा बन जाएगा ना, पक्का ना, कहीं ऐसा नहीं होगा कि मना कर दोगे। और तब मैंने कहा नीतू से कि अब नाम तो नहीं जानता था उस टाइम में, कि मैडम घबराइए मत, पंखा मैं रिपेयर करके जाऊंगा, चाहे आधी रात क्यों ना हो। मैं ऐसे ही बोल दिया था। अब वाकई उस पंखे में तो मेरी जान ले ली थी। रात के करीब 10:30 बजे जा करके पंखे को मैं सही ढंग से लगा पाया था, चालू कर दिया था। लड़की खुश हो गई थी। फिर मुझे पानी वानी ऑफर किया, पानी में पिया। बातचीत में करते करते झारखंड का जिक्र आ गया। अब मैं खुद झारखंड का रहने वाला था। वो लड़की चहकते हुए कहने लगी मैं भी तो झारखंड की हूँ। अब हम तो पड़ोसी निकले, एक ही जिला के निकले। अब लड़की कहने लगी कि कब से यहाँ काम कर रहे हो। मैं अब बताने लगा अपना दुख दर्द कि मैं यहाँ पर इतने दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन सैलरी टाइम पर भी नहीं मिलती और सही मिलती भी नहीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। लड़की कहने लगी तुम चिंता मत करो, मेरे पास इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारा काम है, मैनेजमेंट का हमारा काम है, इवेंट का, और मैं कुछ दिन के बाद में तुम्हें अपनी कंपनी में लगवा दूंगी। जहाँ जहाँ हमारा काम चलेगा अब वहाँ पे तुम काम करना। पैसा भी वो सही बता रही थी। वाकई में बहुत मैं खुश हो चुका था कि चलो कोई लड़की तो मिली जो मेरी भला कर रही है। और लड़की जो थी नीतू ना, सही में बहुत ही सुंदर, लेकिन उसका जो चंचलता था ना अभी गया नहीं था। जवान हो चुकी थी, लेकिन वही बच्चों वाली उसमें शरारत अब मुझे दिखाई देती थी। बात बात पर मुस्कुराना, अजनबियों से ऐसे घुल मिल जाती थी जैसे कब से उसकी जान पहचान हूँ। खैर मैं भी जवान था, लेकिन मैं अब उसको उस नज़र से कभी देखा तक नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरी लड़की भला कर रही है, ये तो अब सही में मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी। मैं कभी उससे प्यार वाली बात मैं कर ही नहीं पाया था, और ना मैं करना चाहता था। वो मेरी मदद कर रही थी, दया भाव दिखा रही थी, जैसा मैं समझ रहा था।
आखिरकार कुछ दिनों के बाद अपनी कंपनी में वो मुझे नौकरी लगवा दी। मैं तो बहुत खुश था। रात में उसके साथ में रहता, अपनी जो काम था मैं करता, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता तब गाड़ी हमें छोड़ने के लिए आती थी। उस गाड़ी में वो भी रहती थी, क्योंकि हम एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे, तो हम दोनों ही उस गाड़ी में आते थे। और भी लोग होते थे, जहाँ जहाँ उनको छोड़ना था उनको छोड़ करके लास्ट हमारा ही वो पहुँचाते थे वहाँ पर, उस जगह पर। अब इस तरह तो था ना कि दोस्ती हमारी धीरे 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 बहुत आगे तक बढ़ गई थी। आगे का मतलब कि मैं कहीं गायब हो जाता, इधर उधर हो जाता, तो मैं देखता था कि बहुत ही बेचैन हो जाती थी। नीतू जो थी ना, जैसे मेरे पास ही रहना चाहती थी। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उस लड़की से कभी प्यार करूंगा। मेरी तो औकात ही नहीं थी। मैं सच कहूँ ना, मैं उसके लायक बना ही नहीं था। मैं गरीब परिवार का था और फटेहाल हालत में था। दिल्ली में भी जो भी था, इतना पैसा, अब जो नौकरी लगाई थी, अब मैं सही पैसा कमाने जा रहा था। कहने का मतलब ये है, लेकिन उससे पहले जो मेरी हालत थी ना, बहुत ही दयनीय थी। पैसे पैसे के लिए मैं तरस जाता था। जो भी पैसा मिलता मैं अपने परिवार में भेज देता था। अपने ऊपर तो 1 रुपया में खर्च नहीं कर पाता था। खैर, यहाँ पर मैं 6 महीना तक काम करता रहा। अब इसके बाद वो लड़की जो थी ना, अब एक तरह से मेरी बेस्ट फ्रेंड में से बन गई थी। मुझ पर वो हक दिखाती थी। कोई मुझे डांटता था, कोई मैंने किसी में काम में मैं उलझन में फंस जाता था, डांट पड़ता था, तो लड़की मेरी फेवर करती थी। क्यों डांट रहे उसको, क्या किया है, गलती सबसे होती है, तुम गलती नहीं करते। लड़की उस पर भड़क पड़ती थी। नीतू जो थी ना, मेरा पक्ष लेकर के, और वो लड़ने पर उतारू हो जाती थी। तब मुझे कुछ शक होने लगा। मुझे शक होने लगा कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं लड़की मेरे प्यार में तो नहीं है। क्योंकि वो भी झारखंड की, मैं भी झारखंड का, एक ही मोहल्ला में हम रहने वाले थे। नहीं, मैं अपने मन को बोला, नहीं, मेरी गरीबी पर तरस खा रही है और इसीलिए सब ये कर रही है मेरे साथ में। और वाकई उस लड़की ने कभी भी ऐसा कोई मेरे साथ बर्ताव नहीं किया था। मेरा बदन तक नहीं छुआ था, और ना मैं उसका बदन तक छुआ था। हम दूर से अब एक दूसरे से बात करते थे। अब इस तरह चलते चलते अब 1.5 साल उस कंपनी में हो चुका था। अचानक वो कंपनी में कई पार्टनर थे, झगड़ा सा आपस में हो गया था। कुछ टाइम के लिए कंपनी बंद हो गई, काम धाम अब रोक गया। अब जो तू नीतू थी ना, मुझसे कहने लगी कि अब तो मैं दूसरी कंपनी में जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपना पैर जमा लूँ और इसके बाद मैं तुम्हें देखूँगी, और तब तक कहीं अपना जुगाड़ पानी कर लो। बात बिल्कुल सही बोली थी। और इसके बाद नीतू से मेरा मिलना नहीं होता था। कब आती थी कब जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। हाँ, मैं तो नौकरी के लिए अब परेशान होने लगा, लेकिन कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और तब मामा ने एक ठेकेदार से मिलवाया, और ठेकेदार का जो काम था ना, अब दूसरे शहर में था। अब पैसा भी ठीक ठाक दे रहा था, लेकिन मेहनत बहुत काफ़ी था उसमें। लेकिन मैं मरता क्या करता, ठेकेदार की नौकरी अब मैंने कर लिया, दूसरे शहर में पहुंच गया। और उसके बाद तो हमारी दिल्ली से रिश्ता ही टूट चुका था। मैं अब ठेकेदार के साथ नए नए शहर में पहुंचता, जहां उसका काम चलता, और वाकई में मैं ठेकेदार का चहेता बन गया था। मुझ पर वो भरोसा करता था, मैं मेहनत करता था, और सब कुछ बिल्कुल उसके बताए हुए रास्ते पर चलता था। मुझसे बहुत खुश रहता था। अब उसने मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दिया था, मुझे सुपरवाइजर बना दिया था कि राजेश, अब छोटे मोटे प्रोजेक्ट का काम तुम ही संभालोगे। सैलरी भी बढ़ चुकी थी। अब तो मैं बड़ा खुश था। मैं कहूँ ना कि मैं नीतू को भूल चुका था। हाँ, कभी कभी मैं सोता रात को, तब मैं उसके बारे में जरूर सोचता कि नीतू कहीं ना कहीं काम में लगी होगी। वो बैठने वाली लड़की नहीं है। अब दिल्ली तो जाना होता था नहीं, मैं तो बाहर ही बाहर रहता था। ऐसे ही अब काफ़ी टाइम हो चुका था दिल्ली गए हुए, कोई काम पड़ता ही नहीं था। आखिरकार कुछ महीनों के बाद मामा जी के घर में कुछ ऐसा फंक्शन था
और मामा जी ठेकेदार से बोले थे, भाई लड़के को भेज देना, फंक्शन है, वो भी आ जाएगा। ठेकेदार मुझसे बोला कि चले जाओ मामा जी के पास, मामा जी ने बुलाया है। तब मैं बड़ा खुश हो गया, चलो मामा जी से मिल भी लूँगा, फंक्शन भी अटेंड कर लूँगा और नीतू से भी मिलने की कोशिश करूँगा। जब मैं पहुँचता हूँ दिल्ली में तो मामा जी के घर पहले मैं जाता हूँ, सामान वामान अपना रखता हूँ और फिर कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकल जाता हूँ। नीतू के अब उस घर में, किराए वाला घर में पहुँचता हूँ और तब मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ तो और कोई आ चुका है। नीतू थी नहीं, ना वो लड़कियाँ थी, किराएदार और कोई। मैं अब पूछता हूँ कि भाई यहाँ लड़कियाँ रहती थी 3-3, सबका नाम बताया। तब वो किराएदार कहने लगे, भाई मैं तो नहीं जानता इन लोगों को, कुछ ही महीना हुए मुझे आए हुए। मैं अड़ोसी पड़ोसी से पूछता हूँ, सब मना कर देते हैं कि भाई पहले रहती थी लेकिन वो लोग छोड़ के चले गए। अब तो मैं नीतू के लिए परेशान होने लगा कि नीतू कहाँ पर है। जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल था उनसे मैं मिलता हूँ और नीतू को पता ढूंढने का कोशिश करता हूँ, लेकिन नीतू का पता नहीं चलता है। आखिरकार फंक्शन अटेंड करने के बाद फिर मैं अब अपने काम पर लौट जाता हूँ। नीतू से मुलाकात नहीं हो पाती। तब मुझे लगा कि अरे मेरे दिल में कुछ चुभन सी हो रही है, शायद यही इसी को प्यार कहते हैं क्या। नीतू से मैं मिलना चाहता था लेकिन नीतू से मैं मिल नहीं पाया। क्या कर रही है, कहाँ रहती है, मैं उसको ढूंढ ही नहीं पाया। समाप्त हो गया था वक्त, मुझे लौटना पड़ा ठेकेदार के पास में। अब इसके बाद में 1 साल के बाद मैं फिर दिल्ली पहुंचता हूं। दिल्ली का एक प्रोजेक्ट था जो ठेकेदार ने लिया था और वो मेरे ही जिम्मे वो प्रोजेक्ट था। मैं बड़ा खुश हुआ, चलो अब तो 1-1.5 साल का काम है, आराम से मैं नीतू को ढूंढूंगा कि नीतू है कहाँ पर। मैं अपना काम भी कर रहा था और नीतू को ढूंढ भी रहा था, लेकिन नीतू को पता नहीं चला, ना उसके जो 2 फ्रेंड थी उनका भी पता नहीं चला। मैं निराश हो गया था। अब मैं कहूँ ना कि मैं दिन रात मेहनत करता था, अब मुझ में अब थोड़ा ऐब भी आ गई थी। शाम के टाइम कभी संडे वनडे का, शनिवार का दिन मैं अपने यार दोस्तों के साथ अब थोड़ा सा महफिल जमा लेता था, एक आध घूंट भर लेता था, एक आध पैक पी लेता था। ये अब मेरे में ऐब आ चुकी थी। और कभी कभी यार दोस्त नहीं रहते थे तो मैं अकेले ही कहीं ना कहीं अकेले एकांत में बैठ करके अपना गम को हल्का करता था, 1-2 घूंट पी करके। ऐसे ही एक रात को मैं होटल से खाना खा करके और एक आध पैग लगा करके और अपने प्रोजेक्ट की साइड में, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट पे ही सारा रुकते थे, जितने भी हमारे लेबर वगैरह, मिस्त्री वगैरह जो भी थे, सब प्रोजेक्ट पर वहीं आसपास में रुकते थे और मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ लौट रहा था। रात ज़्यादा हो चुकी थी, अब 9, साढ़े 9 से ऊपर का अब रात हो चुकी थी, अंधेरा था। अब प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा था ना, अभी वहाँ पर अब पूरा काम तो हुआ नहीं था। बिजली की व्यवस्था थी लेकिन टेम्पररी थी। अब कुछ लाइटें वहाँ पर जली हुई थी जहाँ पर छोटे मोटे काम अब रात के टाइम हो जाते थे, नहीं तो जो बड़े बड़े काम थे, भारी मशीनें चलानी थी, वो सब दिन के टाइम होता था। जो भी तोड़ फोड़ का काम होता था सब दिन में होता था। रात में बस 10 बजे तक जो छोट मोट काम कर सकते थे लोग, वही किया जाता था। जब मैं लौटने लगा ना तो अंधेरा तो काफ़ी हो चुका था, बादल भी थे आसमान में, बारिश का ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपने प्रोजेक्ट तक वहाँ तक पहुँचना चाह रहा था, डग भरते हुए लंबे लंबे और अपने आप को सोचते हुए। आज ज़्यादातर ट्रेनिंग करने के बाद में नीतू मुझे याद आती थी, उसका सुंदर चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, अपनी कंपनी में जॉब लगवाया, अब मेरे लिए तो लोगों से झगड़ा मोल लेती थी, ऐसे ही थी वो। और तब मैं उसको पहचान नहीं पाया कि क्या मेरे लिए क्यों ऐसा करती थी, लेकिन आज मुझे पता चलता था कि वो जो करती थी ना मेरे लिए, अब वो प्यार करती थी लेकिन वो बोल नहीं पाती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तो उसको दया भाव समझता था कि मेरी मदद कर रही है। अब इतनी एडवांस लड़की और मैं उसके आगे तो कुछ भी नहीं था।
मैं फटीचर किस्म का इंसान था उस टाइम में। मेरी तो कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि मैं उससे बोलूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन आज मैं समझ रहा था, मेरे दिल में वो आवाज़ आ रही थी कि नीतू भी तुमसे चाहती थी, लेकिन तुम गलती कर गए। खैर, मैं ये सब बातें सोचते हुए और निकल रहा था। बिल्कुल सुनसान अब रास्ता हो चुका था। अचानक सामने से कोई आ रहा है, अब बड़ी तेजी से, जैसे मेरे से आगे अब निकल जाना चाहता हूं, पास करके। जब वो साया नज़दीक आता है ना, अंधेरे में हम चल रहे हैं, जब नज़दीक आता है ना, तब मैं एक खुशबू सी महसूस होती थी जो नीतू हमेशा इस्तेमाल करती थी, और लंबाई और शरीर का बनावट वही था। अंधेरे में भी मैं नीतू को पहचान गया, और नीतू मेरे बगल से गुजर रही है। उसने मेरी तरफ तक देखा तक नहीं। हाँ, मैं जब खुशबू अब उसका आता है, जो परफ्यूम लगाती थी, मैं तो एकदम भौचक्का रह गया। वही कदकाठी, लेकिन अंधेरा काफ़ी था। चेहरा में देख पाया था हल्का फुल्का। देखने में लग रहा था कि हाँ, नीतू ही है। और मैं बिल्कुल खड़ा हो गया। नीतू आगे बढ़ती जा रही थी, तेज कदमों से चलती जा रही थी। हाँ, तब मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, और वो मिल नहीं पाई। और आज मेरे सामने से गुजर गई, और मैं उसको रोक भी नहीं पाया। उसके पीछे लग जाता हूँ, आवाज़ नहीं लगाता हूँ, तेज तेज दौड़ते हुए आप समझो ना कि मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुँचता हूँ, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जब देखता हूँ ना, तो बिल्कुल नीतू थी, और वो भी मुझे देखती है। देखने के बाद जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब पहले में और अब में मेरे में बदलाव आ चुका था। पहले शरीर दुबला पतला था, अब सही अच्छा खासा शरीर हो चुका था, कपड़े लत्ते भी अच्छे थे। तो मुझे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं तो एक नज़र में उसको देख के पहचान गया था कि नीतू है। मैं आवाज़ लगाया कि मैडम, आप नीतू जी हैं ना, आप मुझे भूल गई। नीतू जो थी ना, और नज़दीक आ गई, जैसे मुझे अब नज़दीक से देखना चाहती हूँ। तब उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। राजेश हो ना तुम? और मेरे बिल्कुल पास में आकर के मेरे गालों को छूने लगी, सर को छूने लगी, मेरे सीने पर हाथ फेरने लगी। अरे, तुमने तो अच्छा खासा शरीर बना लिया है, करते क्या हो, कहाँ रहते हो? सही में बहुत सारा सवाल नीतू ने किया था। मैं चाहता था कि उसका एक एक सवाल का मैं जवाब दूं, लेकिन आराम से, और इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं। मैं चाहता था कि कहीं पर आराम से बैठा जाए और फिर उससे बातें किया जाए। और तब मैं कहने लगा, नीतू जी, आप इधर कहाँ रहती है? तब कहने लगी, मैं किसी काम से आई थी और मैं जा रही हूँ। मैं बोला, आप रहती कहाँ हो? मैं आपको उस कमरे में गया था, बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन आप उस घर को छोड़ के चली गई थी। तब वो कहने लगी, हाँ हाँ, ऐसा था, मैंने नौकरी बदल लिया ना, तो जगह बहुत दूर पड़ती थी। तब मैंने, मेरी सहेलियों ने, अब उस कंपनी के नज़दीक हमने रूम ले लिया था। सब कुछ बताने लगी। लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहा कि मैं ठेकेदार के पास नौकरी कर रहा हूँ, आज मैं सुपरवाइज़र हूँ, अच्छा खासा सैलरी पाता हूँ। बड़ा खुश हो गई। कहने लगी, तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला, नीतू जी, मैं कहीं चाहता हूँ कि आप हम दोनों बैठ करके और अपनी बात अब पूरी करें। तब कहने लगी, हाँ हाँ, लेकिन आज नहीं, आज मैं बिजी हूँ, कल तुम इस जगह पर आ जाना। एक जगह का नाम बताई, एक रेस्टोरेंट था, और उसके बोली कि रेस्टोरेंट के अंदर नहीं, बाहर मुझे मिलना, लेकिन टाइम पर पहुँच जाना। मैं तो खुश हो गया था कि चलो, इतने दिन के बाद नीतू मिली है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज भी वही चीज़ थी, चंचल वैसे ही थी जैसे मैं पहले देखा था, कोई बदलाव नहीं था। नहीं तो एक अनजान लड़के को इतना नज़दीक आना, वो भी एकांत में, मेरे गालों को छूना, सीने पर थपथपी करना और खुश हो जाना, ये कोई लड़की नहीं कर सकती थी। मैं समझ गया कि अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसे वो पहले थी और आज भी वैसे ही है। मैं रात भर सो नहीं पाया उसकी याद में।
और जब सुबह हुआ मैं बड़ा खुश था। मैं अपने काम जल्दी जल्दी आज वाला ख़त्म कराना चाहता था। मैं सब लेबर को अब काम पर लगा करके और मैं उसके ख्यालों में खो जाता था कि आज उससे मिलूंगा तो मैं क्या करूंगा। मैं रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा और उसको भोजन कराऊंगा और फिर हम बैठेंगे, लेकिन मैं उसको अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊंगा। मैं सोच रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि ऐसा कैसे उसको मैं बताऊं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। डर था मुझे। मैं फैसला नहीं कर पाया कि मैं उसके लिए जाऊंगा तो कोई गिफ्ट लेके जाऊंगा, कैसे क्या करूं, कुछ भी नहीं। मैं सोच लिया कि कुछ नहीं लेके जाऊंगा, जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा और वैसे उससे मिलूंगा। लेकिन उसके लिए मैं किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाऊंगा और भोजन के लिए बोलूंगा। देखते हैं जो आगे होगा, अब देखा जाएगा। सेम टाइम पर मैं वो रेस्टोरेंट के सामने अब आ जाता हूँ। इंतज़ार करने लगता हूँ। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बीत जाता है। मुझे लगा कि शायद वो आएगी नहीं, क्योंकि वो टाइम के पंक्चुअल थी। मुझे लगा कि अपने काम में बिजी हो गई होगी और उसका तो इवेंट का काम था, कहीं ना कहीं चलता रहता था। मुझे लगा कि हाँ ना, आज का बेकार हो गया। और वो अपना एड्रेस भी नहीं बताई थी कि कहाँ रहती है। मैं निराशा में डूब चुका था। मुझे लगा कि अब लौटना चाहिए। और तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा ना, खुशबू मेरे नाकों में महसूस हुई। मैं बिना पलटे हुए समझ गया कि वो नीतू ही है और मैं बड़ा खुश हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा, जोरों जोरों से। मैं पीछे मुड़ता हूँ तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाई दे रहा। लेकिन मैं जो ड्रेस देखता हूँ ना, तो जो कल पहनी थी और वही ड्रेस आज भी पहन रखी है। ऐसा नीतू नहीं करती थी। नीतू जो एक बार ड्रेस पहन लेती थी ना, उसका नंबर कई दिनों पर आता था। लेकिन आज कल का ड्रेस भी वही था और आज का ड्रेस भी वही था। ये बात क्या है? ये नीतू में कोई परिवर्तन आ गया है? लेकिन वो समय ऐसा बात करने का नहीं था। तब वो कहने लगी, हाँ राजेश, अब बताओ क्या बात करना चाहते हो। मैंने बोला कि इस जगह पर, या तो इस रेस्टोरेंट में चलें या फिर आगे वाले में, जिसमें आप कहो, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसी में चलते हैं। तब कहने लगी, नहीं नहीं, मैं भूखी नहीं हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाना नहीं चाहती, चलो कहीं एकांत में बैठ के बात करते हैं। अब मैं उसके दिल के अंदर तो झांक नहीं सकता था कि उसके अंदर चल क्या रहा है। मुझे लगा कि हाँ, एकांत में कह रही है तो एकांत ही सही। इसके बाद हम एकांत की तलाश करने लगे। आखिरकार एक बेंच पार्क का मिल गया। तब कहने लगी कि चलो, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है, बैठते हैं और बात करते हैं। अभी हमारे पास में कुछ देर तक टाइम है और मैं इसके बाद चली जाऊंगी। अब मेरे पास में समय बहुत कम था। उतने टाइम में मैं लड़की को सब कुछ बताना चाहता था। मैं बेंच पर बैठ तो गया था, लड़की बगल में बैठी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात कहाँ से स्टार्ट करूं। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। बार बार लड़की बोलती थी कि हाँ राजेश, बोलो ना, तुम कुछ कहना चाहती थी, वो बोलो ना, तुम बोलती क्यों नहीं हो। लेकिन जो लफ्ज़ मैं बोलना चाहता था ना, मेरे जुबान पर जैसे चिपक जाता था। मैं बोल ही नहीं पाता था। ऐसा मेरे साथ में चल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? या तो डर की वजह से या घबराहट की वजह से, ऐसा ही मुझे लग रहा था। तब नीतू जोर जोर से हंसने लगी। कहने लगी, इतनी सी बात करने के लिए इतना टाइम लगाओगी तो तरक्की किसे करोगे। हंसने लगी और कहने लगी, तुम मुझसे कहना चाहती हो ना, आई लव यू कहना चाहती हो ना। सही में कहूँ ना, ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ जब ये बात मुझसे कहती है। तब मैं सर हिला देता हूँ। अभी भी मेरे जवान से लफ्ज़ नहीं निकल रहा था और वो लड़की खिलखिला के हंसती हुई मेरे को बाहों में भर लेती है। अब वहाँ कोई था ही नहीं, एकांत था। और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, इतनी सी बात कहने के लिए इतना टाइम लगा दिया। अरे मैं तो तुम्हें देख करके समझ गई थी कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो मेरी दोस्ती की शुरुआत थी उस रात को। इसके बाद हम दोनों प्रेम में खो चुके थे। आखिरकार नीतू मुझे उठाती है। कहती है कि देखो राजेश, आधी रात हो गई है
अब इस जगह पर तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आती हूँ। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, ये काम मुझे करना है, आपको कहाँ रहती हो मैं वहाँ तक आपको छोड़ के आता हूँ। तब नीतू कहने लगी कि नहीं राजेश, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम चले जाओ। लेकिन मैं उसको अकेले में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा होने लगी कि तुम ऐसा मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो मैं तुमसे कल नहीं मिलूंगी। आखिरकार उसके जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। तब वो मुझे प्रोजेक्ट के पास में, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ तक आई। मैंने उसको बताया कि हाँ यही मेरा प्रोजेक्ट है, इसी जगह पर चल रहा है, मैं यहीं पर रात को रुकता हूँ। और उसके बाद वो लड़की वापस चली गई, कल की रात का अब मिलने का वादा करके। अब इसके बाद हमारी मुलाकात उसी जगह पर रोज होने लगी। 2-2.5 घंटा 3 घंटा उस लड़की के साथ मैं बिताता था। लेकिन कमाल की बात थी, ना तो वो अब कोई पानी पीती थी, ना भोजन का उसको ज़रूरत था। मैं उसको बोलता था कि चलो कहीं पर भोजन किया जाए, पानी पिया जाए, कुछ कोल्ड ड्रिंक हो जाए, लेकिन कहती थी नहीं मुझे भूख नहीं है। मैं उससे एक बार पूछा भी कि आप पहले हर दिन अपना नया नया ड्रेस चेंज करती थी, जैसे मैंने देखा है, और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप एक ही ड्रेस पहन के रहती है। तब वो हंसते हुए कहने लगी कि ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, और ये एक ड्रेस मेरे पास में नहीं है, ऐसा ड्रेस मेरे पास में बहुत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आजकल ऐसे ही ड्रेस पहनती हूँ। मेरे पास में उसका कोई जवाब ही नहीं था, और फिर हम प्यार की दुनिया में खो गए थे। अब इस तरह करते करते 6 महीना मैं वहाँ पर बिता चुका था। अब ठेकेदार को अब एक दूसरे काम आ चुका था। अब बोलने लगा कि राजेश ये काम को छोड़ दो, ये कोई दूसरा कोई संभाल लेगा, तुम्हें दूसरी जगह जाना है, तुम निकल लो। लेकिन मैं उससे बोला कि मैं निकल तो जाऊंगा, लेकिन 2 दिन के बाद में। अब ठेकेदार पूछने लगा कि बात क्या है राजेश, बात है तो कुछ बताओ। तब मैं उसको अब गोली दे सकता था। मैं झूठ साथ कुछ बात बताने लगा कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे एक फ्रेंड से मिलना है। तब मुस्कुराते हुए कहने लगा कोई लड़की उड़की के चक्कर है क्या। मैं एकदम झेप गया। ठेकेदार जो था उम्र का ज़्यादा था, और मैं कहूँ मेरे चाचा को उम्र का था। मैं झेप गया था। मैं कहने लगा नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तब कहने लगा कि इस उम्र में ऐसा ही होता है, मैं भी क्या हूँ राजेश, तुम मुझसे कुछ छिपाना मत, लेकिन बेटा संभल के रहना, ये दुनिया है ना बड़ा ही गजब की दुनिया है, कहीं तुम धोखा ना खा जाओ। खैर मैं कोई धोखा थोड़ी खाना था, मैं तो नीतू को बहुत दिनों से जानता था, अब इसमें धोखे वाली क्या बात थी। और मैं नीतू से मिलता हूँ, रात को मिलता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि नीतू मैं अब दूसरी शहर में जा रहा हूँ, अब शायद मैं आपसे मिल ना पाऊँ, लेकिन मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहता। तब नीतू हंसते हुए कहने लगी अरे तुम चिंता क्यों करते हो, जहाँ तू रहोगे मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। मैं हैरान रह गया। मैं कहने लगा कि नीतू मैं यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा हूँ, तुम कैसे आ जाओगी। तब नीतू मुस्कुराते हुए कहने लगी ये मेरे पर छोड़ दो, मैं जब मेरी ज़रूरत अब जैसे आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ढूंढ मिलूँगी, और मैं आपके साथ अब मिल भी सकती हूँ, और तुम इस बात को टेंशन छोड़ दो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 500 किलोमीटर लड़की कैसे पहुँच जाएगी अनजान जगह पर, अब मुझे कैसे ढूंढ लेगी। मुझे लगा कि ये शायद इसका दिल मेरे से भर चुका है, और तब मैं थोड़ा उदास हो गया। कहने लगा आप मेरे से झूठ बोल रही हो ना, आप बताओ आप मेरा कोई ठिकाना नहीं जानती, 500 किलोमीटर आप कैसे जा पाओगी। तब लड़की मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी कि तुम मुझे आजमाना चाहते हो। मैंने बोला आजमाना नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे आप कर सकोगी। लड़की को ना जाने क्या हुआ उस टाइम में, और जब मैं उसको देखता हूँ ना तो पहली बार तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे आंखों का धोखा है या मेरे साथ में कुछ माया जाल तो नहीं हो गया। मैं जब देखता हूँ ना लड़की मेरे सामने से बिल्कुल हवा में गायब हो जाती है। उस जगह पर लड़की थी ही नहीं, जहाँ खड़ी थी नीतू थी ही नहीं। मेरे पीछे आकर के अब फिर मेरे कंधे पर हाथ रखती है।
सही कहूँ ना, मेरे आंखों के सामने मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है, मेरा दिमाग का धोखा है। मैं समझ नहीं पाया कि कब मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई और कब मेरे पीछे आ गई। जब पीछे मेरे कंधे पर हाथ देती है और हंसते हुए कहती है कि देखो, मैं ऐसे ही लोगों के पास पहुंच सकती हूँ, तुम्हारे पास भी पहुंच सकती हूँ। जब मैं पीछे देखता हूं ना, अब मेरे होश उड़ चुके थे। अब मैं कहने लगा, ये आपने किया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप कोई जादू जानती हो। मैं तो एकदम खौफ में भर गया था जब मैं अपने सामने खड़ी हुई नीतू को और अपनी जगह से गायब होते देखता हूँ। कुछ ही सेकंड में मेरे पीछे पहुंच जाती है, मेरे कंधे पर हाथ देकर कहती है, मैं तो यहाँ पर हूँ, हंसते हुए। मैं एकदम दहल जाता हूँ। मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर ये कैसे कर लिया। मैं अभी तक उसको समझ नहीं पाया था कि वो है क्या। बिल्कुल मैं डर चुका था। तब वो हंसते हुए कहने लगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तुम कह रहे हो 500 किलोमीटर, मैं 1000 किलोमीटर का सफर सेकंडों में कर सकती हूँ। वाकई उसकी एक एक बात मुझे डराने के लिए काफी था। मैं डर भी चुका था। मुझे लगा कि मैं गलत लड़की से अब प्यार तो नहीं कर बैठा। ये लड़की इंसान है कि नहीं है। सही कहूँ ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसके कोई बदलाव नहीं था। बिल्कुल जैसे थी, जैसे मैं मिलता था, वो सब कुछ वही था। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही लंबे बाल, इठलाता हुआ उसका शरीर, बात बात में हंसना उसकी आदत थी। खुशबू तो लगा के रहती थी, एक ही खुशबू का प्रयोग करती थी। अब मैं एकदम खौफ में भर गया था कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम जादू जानती हो, तुम हो क्या। लड़की जो थी ना नीतू, अब फिर मेरे सामने आ गई थी। कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें भी एक बार और दिखाती हूँ। मेरी आंखों से फिर सामने खड़ी हुई नीतू गायब हो जाती है। मैं पीछे पलट के देखता हूँ, लेकिन वो नजर नहीं आती। उसकी हंसी सुनाई पड़ती है, जोर जोर से हंस रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। सही कहूँ ना, मुझे लगा कि मैं गलत लड़की से गलत टाइम पर मिलने आ चुका हूँ। ये लड़की कोई बला है भाई, इंसान तो हो ही नहीं सकती है। मैं बहुत खौफ में भर जाता हूँ। मैं भागने की कोशिश करता हूँ कि मैं भागूं, लेकिन लड़की का हंसी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और बार बार जैसे मेरे शरीर को टच कर रही है, कभी मेरे बालों को, सर के बालों को, कभी गालों को, और मैं इतना ही खौफ में भर जाता हूँ। मैं भाग रहा हूँ, अचानक गिर जाता हूँ। फिर जोरदार हंसी सुनाई पड़ती है नीतू की। नीतू को हो क्या गया भाई, ऐसा नीतू तो कभी नहीं थी। और फिर मेरे सामने नीतू हवा में प्रकट हो जाती है, मुझे उठाती है। कहती, चोट तो नहीं लगी? अरे मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। लेकिन ये मजाक नहीं था। नीतू मेरे आंखों के सामने से बार बार गायब होना, मैं तो बहुत खौफ में भर गया था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये नीतू कैसे कर ली। तब मैं पूछा डरते हुए कि नीतू, ये तुम कैसे कर सकती हो? ऐसा तो कोई जादूगर कर सकता है या फिर कोई भूत प्रेत। नीतू अब एकदम शांत हो गई थी, बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। फिर उसकी आवाज जो थी ना, बिल्कुल बदल गई। भरभराहट, अब अजीब सा आवाज उसका बन चुका था और उसका चेहरा में परिवर्तन भी आने लगा था। चेहरा वही था, लेकिन सुर्ख लाल सा हो गया था। आंखों में जैसे रक्त उतर गया हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। अचानक जैसे गुस्से में आ गई हो। कहने लगी कि तूने मुझे पहचान लिया कि मैं एक प्रेतात्मा हूं। मैं तुम्हें अब यहां से जाने नहीं दूंगी। ये भेद तुम जान चुके हो। मैं तुम्हें अब इस जगह से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अब तुम्हें तो मरना ही होगा, तुम्हें तो मरना ही होगा। और रोती जा रही थी, उसकी आंखों से जैसे आंसू निकल रहा हो। रोती जा रही थी, आवाज ये बहुत भारी था और कभी कभी तो उसकी आवाज इतनी तेज होने लगी कि मैं कांप गया था। मुझे लगा कि मैं तो अब फंस चुका हूं। ये पहले वाली नीतू नहीं है। तो नीतू ऐसा कैसे बन गई? क्या नीतू मर चुकी है? उसकी आत्मा मेरे सामने में खड़ी है। आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है, ऐसा मुझे अब लग चुका था।
और आखिरकार मैं भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। जोर लगाता हूँ लेकिन बार बार मेरे को जैसे धक्का दे रही है और मैं गिर जाता हूँ। अब बार बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है और जोर जोर से भारी आवाज़ में रो रही है कि तूने बहुत बड़ी गलती की राजेश, तूने बहुत बड़ी गलती की, तूने मुझे पहचान लिया, तूने मुझे पहचान लिया, अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती थी राजेश, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। अब मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। उसी टाइम उस रोड पर अब जोरदार लाइट मुझे नजर आई, जैसे कोई गाड़ी आ रही हो। तेज रोशनी पड़ने लगी। जब रोशनी पड़ने लगी ना, अब वो नीतू की आत्मा अब मुझसे दूर होने लगी। जैसे रोशनी में वो परेशान हो रही हो, ना जाने ऐसा क्या उसके साथ में हो रहा था। वो मुझसे दूर होने लगी, लेकिन कहने लगी तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते। आखिरकार वो कार थी। हाँ, मैं तो इतना खौफ में था कि मैं बीच रोड पर खड़ा होकर के और दोनों हाथ ऊपर उठा दिया था। कार या तो मुझे उड़ा के चले जाए या फिर रोक दे। मैं ऐसा ही अब कर चुका था। आखिरकार कार रुकती है और आवाज़ आती है कि नौजवान, मरना चाहते हो क्या? तो कोई बड़ी गाड़ी का चुनाव करते। अब हम संत महात्माओं के गाड़ी का क्यों चुनाव कर रहे हो? अब फिर मैं भागते हुए कार के पास जाता हूँ। हाँ, तब देखता हूँ कि उस गाड़ी में 3 संत बैठे हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए। हाँ, एक संत आगे बैठा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है। मैं अब हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बाबा, एक आत्मा मुझे अब मारना चाहती है, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। इसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब होश में आता हूँ ना, मैं उसी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। मैं होश में आ जाता हूँ, वो लोग मुझे होश में आते हैं। तब मैं जैसे होश में आता हूँ और वो संत जो आगे बैठे हुए थे मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम हो कौन और ये कहानी क्या था। तब मैं पूरी कहानी बताता हूँ कि बाबा, मेरे साथ में धोखा हुआ। मैं उस लड़की से प्यार करता था और वो लड़की अब मुझे प्यार करती थी, और लेकिन अचानक अब वो एक प्रेतात्मा बन गई। अब मैं उसको पहचान चुका था और तब वो मुझे मारने पर उतारू हो गई। बाबा, मेरी जान बचाइए, मेरी जान बचाइए। तब बाबा हंसने लगे, कहने लगे अब तुम्हें वो छू नहीं पाएगी, तुम्हें जाना कहाँ है बेटा? तब मैं बताता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर जाना है, जगह का नाम बताता हूँ। तब कहते हैं कि मैं तुम्हें दूर ले आ चुका बेटा, लेकिन मैं जानबूझ के लाया हूँ। तुम 2 रातें उस जगह पर नहीं जाओगे, उस एरिया में तुम कदम भी नहीं रखोगे। 2 रात की बात है, 2 रात कहीं होटल में, किसी धर्मशाला में गुजार लो। देखो, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, एक माला दे रहा हूँ। ये माला अपने गले में डाल कर रखना और फिर तुम उससे आज़ादी पा जाओगे। लेकिन संभल करके 2 रात उस एरिया में तुम एंट्री नहीं करोगे। वो आत्मा अभी बेचैन है, तुम्हें ढूंढ रही है और बहुत कोशिश करेगी, अपना रंग रूप बदल करके कभी कुछ भी बन सकती है, तुम्हें धोखा से दे सकती है। तुम उसके जाल में फंस भी सकते हो। 2 दिन का बाद तुम आराम से उस जगह पर जा सकते हो। मैं कहने लगा बाबा, मैं तो इस शहर के छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो अब 500 किलोमीटर दूरी पर जा रहा हूँ, मैं तो इस जगह पर कभी लौटूंगा भी नहीं। तब बाबा खुश हो गए, कहने लगे ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम निकल जाओ, उस जगह पर तुम वापस मत जाना। इसके बाद मैं वही करता हूँ, मैं नए प्रोजेक्ट पर पहुँच जाता हूँ। फिर मैं उस जगह पर जाने का कभी नाम भी नहीं लेता हूँ। लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर नीतू के साथ में हुआ क्या था, कैसे मरी थी वो, कैसे प्रेतात्मा बन गई, अब मुझे क्यों मारना चाहती थी, मैं कैसे पहचान गया था, बार बार बोल रही थी। तो ऐसा राज क्या था जो छिपाना चाहती थी? एक पहेली की तरह आज भी मेरे दिमाग में है और मैं आज तक समझ नहीं पाया कि वो मुझसे प्यार करती थी, तो आखिर मुझे मारना क्यों चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी राजेश जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं।
हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ना अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।